कहते हैं भारत एक ऐसा देश है जहां ईमानदारी एक गुनाह लगता है और पैसा सबसे बड़ा भगवान। पिछले कुछ दशकों में इस मिट्टी ने अनेक सपने देखे, पर कुछ सपने ऐसे भी थे जिन्होंने देश के विश्वास को चीर कर रख दिया। किसी ने सिर्फ कागजों के नंबर बदले और हजारों करोड़ों हवा में उड़ा दिए। किसी ने देश के नाम पर खेल खेला और उसका तमाशा दुनिया ने देखा। इतना ही नहीं, किसी ने तो इन्वेस्टर्स के सपने बेच दिए, तो किसी ने सरकार के लाइसेंस को, और किसी ने सोचा कि डायमंड से भी देश को लूटना मुश्किल नहीं है। हर कहानी में एक कॉमन हीरो था, ग्रीड, और एक साइलेंट विलन, सिस्टम। कहीं एक आदमी था जो स्टॉक मार्केट का राजा बना और एक दिन में ही गिर गया, तो कहीं एक कंपनी थी जिसके बोर्ड रूम में झूठ लिखा गया, तो कहीं एक स्पोर्टिंग इवेंट था जिसमें मेडल से ज्यादा ब्लैक मनी छुपी थी, और कहीं एक फोन कनेक्शन जिसमें आवाज नहीं करप्शन बहता था। ये सिर्फ स्कैम्स नहीं थे, ये देश के विश्वास के खिलाफ युद्ध था। हर बार एक नया चेहरा, एक नई कहानी, एक नया झूठ, और जब धूल हटी तो साफ दिख रहा था इन कहानियों ने देश को सिर्फ पैसे से नहीं, इज्जत भी खोने पर मजबूर कर दिया। इस डॉक्यूमेंट्री में हम खोलेंगे वो सच जो हमेशा हेडलाइंस के पीछे छुप गए, वो सच जहां हर नंबर्स के पीछे एक नई कहानी लिखी गई। और आज हम बात करेंगे इंडिया के वो 10 नेशनल स्कैम्स जिन्होंने इंडिया के लोगों को उनकी इकोनॉमी, लाइफ, ट्रस्ट और ग्लोबल इमेज तक को बर्बाद करने पर मजबूर कर दिया, और जिनका टोटल फ्रॉड 3 लाख करोड़ रुपयों से भी ज्यादा था। और आज की इस कहानी के पीछे था एक ऐसा सिस्टम जहां पैसा सबसे बड़ा कानून बन गया। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उन लोगों की कहानियां जो सिस्टम का मिसयूज कर गए। हर एपिसोड में हम बताएंगे क्या हुआ, किसने किया और कैसे किया, और सबसे इम्पोर्टेंट, आप इन स्कैम से कैसे बच सकते हो। इस वीडियो में हम दिखाएंगे डाटा, कोर्ट ऑर्डर्स, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स और इनसाइडर रिवोल्यूशंस सीधा फैक्ट्स के साथ। और अगर आप सोचते हो क्या मेरा पैसा सेफ है या कैसे कोई बड़ा प्लेयर पूरे सिस्टम को ट्रिक कर सकता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। हर चैप्टर आपको सिखाएगा 1 से 2 प्रैक्टिकल चीजें जिसे आप आज से ही अप्लाई कर सकते हो, ताकि आपकी सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट और रेपुटेशन सेफ रहे। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप सच्चाई पसंद करते हो तो वीडियो शुरू होने से पहले सब्सक्राइब जरूर कर लो और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं अपनी पहली कहानी से, नीरव मोदी स्कैम। एक आदमी जिसे दुनिया डायमंड किंग ऑफ इंडिया के नाम से जानती थी, जिसने बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को डायमंड पहनाया, जिसके ज्वेलरी डिजाइन्स लंदन और न्यूयॉर्क तक बिकते थे, वही आदमी एक दिन इंडिया का सबसे बड़ा स्कैमर बन गया। ये कहानी है नीरव मोदी की, एक ऐसे बिजनेसमैन की जिन्होंने अपने ग्लिटरिंग डायमंड्स के पीछे छुपाया था एक 13,000 करोड़ का अंधेरा। ये सिर्फ एक स्कैम नहीं था, ये था एक झटका पूरी इंडियन बैंकिंग सिस्टम को। आज हम देखेंगे कैसे नीरव मोदी ने पंजाब नेशनल बैंक को चूना लगाया, कैसे ये स्कैम छुपा रहा इतने सालों तक, और कैसे उसने अपनी कहानी को हॉलीवुड स्टाइल प्लॉट में लिखी। इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नीरव मोदी का जन्म 1971 में बेल्जियम के डायमंड ट्रेडर फैमिली में हुआ। बचपन से ही उनका फोकस बिजनेस पे था। इंडिया आकर उन्होंने अपना डायमंड बिजनेस स्टार्ट किया, फायर स्टार इंटरनेशनल लिमिटेड के नाम से। उनका ब्रांड लग्जरी का सिंबल बन गया। सेलिब्रिटीज जैसे प्रियंका चोपड़ा तक उनके ब्रांड एम्बेसडर बनी। लंदन, हांगकांग, न्यूयॉर्क, सब जगह नीरव मोदी के स्टोर्स खुले। उनका ड्रीम था इंडिया का पहला ग्लोबल लग्जरी ब्रांड बनाना। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, ये सिर्फ उनके गोल्डन एरा की शुरुआत थी। स्कैम की कहानी तो अब लिखी जा रही थी। 1990s के एंड में नीरव मोदी ने अपने मामा मेहुल चौकसी के गीतांजलि ग्रुप के अंडर काम शुरू किया। दोनों ने मिलकर एक नेक्सस बनाया। अब शुरुआत होती है एक टेक्निकल टर्म से, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, LOU। बैंक एक LOU इशू करता है ताकि एक इंपोर्टर को फॉरेन बैंक से शॉर्ट टर्म क्रेडिट मिल सके। मतलब अगर आप इंडिया में हो और फॉरेन सप्लायर को पेमेंट करना हो तो बैंक गारंटी देगा कि हम पे करेंगे। पंजाब नेशनल बैंक के कुछ करप्ट ऑफिशियल्स के साथ मिलकर नीरव मोदी ने फेक LOUs इशू करवाना स्टार्ट किया। ये LOUs स्विफ्ट सिस्टम इंटरनेशनल बैंकिंग नेटवर्क के थ्रू तो जा रहे थे, लेकिन पंजाब नेशनल बैंक के मेन CBS सिस्टम में रिकॉर्ड ही नहीं हो रहे थे। मतलब रिकॉर्ड में कुछ भी नहीं, लेकिन पैसा बाहर जा रहा था। और ये चला 2011 से 2018 तक, 7 सालों तक। हर बार नए LOUs इशू होते गए, पुराने रिपे नहीं हुए और पैसा बढ़ता गया, जब तक टोटल अमाउंट 13,000 करोड़ तक नहीं पहुंच गया।
2018 में जब एक जूनियर ऑफिसर ने नीरव मोदी ग्रुप के नए LOU की रिक्वेस्ट देखी तो उसने कहा सिस्टम में तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। फिर जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो सब का सब खुल गया। पंजाब नेशनल बैंक के रिकॉर्ड्स में हजारों करोड़ों के फेक LOUs ट्रैक हुए। इंडियन बैंकिंग हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कैम ऑफिशियली डिक्लेयर हुआ। पंजाब नेशनल बैंक के स्टॉक गिर गए, बैंकिंग सेक्टर में पैनिक मच गया और गवर्नमेंट ने तुरंत CBI इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। स्कैम जैसे ही एक्सपोज हुआ, नीरव मोदी ने इंडिया छोड़ दिया। पहले हांगकांग फिर UK में बेस बनाया। इंटरपोल ने उसके अगेंस्ट रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया। उनके लग्जरी एसेट्स, डायमंड्स, लग्जरी कार्स, पेंटिंग सब सीज कर लिए गए। CBI ने उन पे फ्रॉड, मनी लॉन्ड्रिंग और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के चार्जेस लगाए। 2019 में लंदन में उन्हें अरेस्ट किया गया, लेकिन तब तक उन्होंने अपना एम्पायर कोलैप्स होते देख लिया था। जहां एक वक्त में उनका एक डायमंड की कीमत 5 करोड़ रुपए तक होती थी, वहीं आज उनके नाम पे सिर्फ फ्रॉड और स्कैम लिखा जा रहा था। पंजाब नेशनल बैंक स्कैम के बाद RBI ने सारे बैंक्स के LOU प्रोसेस पर बैन लगा दिया। गवर्नमेंट ने कहा ट्रांसपेरेंसी के बिना कोई भी फाइनेंशियल ट्रस्ट सेफ नहीं है। इस स्कैम ने एक चीज साबित कर दी, इंडिया में सिर्फ पैसा बनाना नहीं, उसे संभालना भी एक कला है। पंजाब नेशनल बैंक के टॉप ऑफिशियल सस्पेंड हुए और बैंकिंग रिफॉर्म्स का सिलसिला शुरू हुआ। इस स्कैम ने इंडियन फाइनेंस वर्ल्ड में एक शॉकवेव ला दिया। हर बैंक, हर ऑडिटर, हर पॉलिसी मेकर अलर्ट हो गया। लेसन्स फ्रॉम दिस स्कैम, ट्रस्ट बट वेरीफाई। हर बड़े नाम पर अंधा विश्वास मत करो। ट्रांसपेरेंसी मैटर्स। अगर एक सिस्टम में लूपहोल्स हैं तो कोई ना कोई उनका फायदा जरूर उठाएगा। लग्जरी डजंट मीन लेजिटिमेसी। एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल के पीछे स्कैम भी हो सकता है, तो सतर्क रहें। ऑडिट इज पावर। इंटरनल ऑडिट्स और विजिलेंस ही स्कैम को रोक सकते हैं। पब्लिक मनी इज स्कैर्ड। ये पैसा आम लोगों का होता है, जिसका मिसयूज करना सबसे बड़ा पाप होता है। एक आदमी ने सोचा था डायमंड से दुनिया रोशन करेगा, पर उसने अपने ही देश का चेहरा काला कर दिया। नीरव मोदी ने दिखाया पैसा कमाना तो आसान है, लेकिन एंड तक ईमानदारी बचाए रखना मुश्किल। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और अगर आप इंडिया के और बड़े बिजनेस स्कैम्स और उनके सीक्रेट्स जानना चाहते हो तो सब्सक्राइब करो चक्रवर्ती वेंचर्स को, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ न्यूज नहीं, बिजनेस के सच दिखाते हैं। विजय माल्या स्कैम। एक आदमी जिसका नाम लग्जरी, पार्टीज और सक्सेस का सिंबल था, जिसे दुनिया द किंग ऑफ गुड टाइम्स के नाम से जानती थी, लेकिन आज उसके नाम एक ऐसा स्कैम से जुड़ा है जिसे इंडिया के बैंकिंग सिस्टम की नींव हिल गई। ये कहानी है विजय माल्या की, एक ऐसे बिजनेसमैन की जिन्होंने अपनी जिंदगी को एक रॉयल फैंटेसी बनाया, लेकिन जब पर्दा गिरा तो पीछे था 9000 करोड़ का स्कैम। एक एम्पायर जो शुरू हुआ था बियर से, बड़ा एविशन तक और खत्म हुआ करप्शन और डेट्स से। चलिए जानते हैं कैसे इंडिया का किंग ऑफ गुड टाइम्स बना किंग ऑफ बैड लोन्स। इन सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। कहानी की शुरुआत तब होती है जब विजय माल्या का जन्म 1955 में हुआ और उन्होंने अपने फादर वित्तल माल्या के बिजनेस एम्पायर यूनाइटेड ब्रूवरीज ग्रुप को संभाला। उनके लीडरशिप में किंगफिशर बियर इंडिया का सबसे पॉपुलर ब्रांड बन गया। माल्या का विजन क्लियर था, लग्जरी और लाइफस्टाइल को बिजनेस का पार्ट बनाओ। ही लॉन्च्ड किंगफिशर एयरलाइंस इन 2005 विद द टैगलाइन फ्लाई द गुड टाइम्स। उनके एयरक्राफ्ट लग्जरी होटल्स जैसे लगते थे। इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट, ब्यूटीफुल एयर होस्टेस, फ्री मील, सब कुछ रॉयल था। लोगों को लगा इंडिया को अपना रिचर ब्रांसन मिल गया, लेकिन जहां लग्जरी बढ़ती गई वहां रिस्क भी मल्टीप्लाई होने लगा। किंगफिशर एयरलाइंस का मॉडल था लग्जरी फॉर ऑल, पर एविएशन इंडस्ट्री में मार्जिन्स बहुत कम होते हैं। 2008 के ग्लोबल रिसेशन ने फ्यूल प्राइसेस को बढ़ा दिया, जिससे उनका रेवेन्यू कम होने लगा। किंगफिशर एयरलाइंस ने कंटिन्यूअसली लॉसेस बुक करना स्टार्ट किया। फिर भी विजय माल्या ने लाइफस्टाइल में कोई कमी नहीं आने दी। प्राइवेट जेट्स, फॉर्मूला 1 टीम, IPL टीम, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, यॉचेस, पार्टीज, मॉडल्स, सेलिब्रिटीज, सब कुछ सेम स्पीड में चलता रहा। उन्होंने मल्टीपल इंडियन बैंक से लोन लिया, टोटल 9000 करोड़ रुपए तक। ये लोन्स किंगफिशर के नाम पर लिए गए, पर रिपे कभी नहीं हुए। सबसे शॉकिंग बात ये थी कि जब कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन गिरती जा रही थी, तब भी बैंक्स ने और लोन अप्रूव किए, क्योंकि बोरोवर्स का नाम था विजय माल्या। 2012 तक किंगफिशर एयरलाइंस ऑफिशियली बैंकरप्ट हो गई। एम्प्लॉयज को सैलरी नहीं मिली, इन्वेस्टर्स के पैसे डूब गए और बैंक्स के पास एक माउंटेन ऑफ अनपेड लोन्स था। CBI के इन्वेस्टिगेशन में ये सामने आया कि लोन के डॉक्यूमेंट्स में ओवर वैल्यूएशन ऑफ कोलेटरल की गई थी। माल्या ने फंड्स को डाइवर्ट करके फॉरेन एसेट्स और लग्जरी आइटम्स खरीदे। मल्टीपल सेल कंपनीज के थ्रू मनी लॉन्ड्रिंग किया गया। जब प्रेशर बढ़ा, विजय माल्या ने UK के लिए एक फ्लाइट ले ली 2 मार्च 2016 को, और तब से अब तक वापस ही नहीं आया। इसे इंडियन मीडिया ने नाम दिया द ग्रेट इंडियन एस्केप। 2016 में CBI और ED ने माल्या के खिलाफ केस रजिस्टर किया। इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया। गवर्नमेंट ने UK से उनका एक्सट्रेडिशन डिमांड किया।
जहां वो तब से लीगल बैटल लड़ रहे हैं। माल्या ने यूके कोर्ट में अपील करते हुए कहा, मैं डिफॉल्ट करने वाला नहीं पर अनफॉर्चुनेट बिजनेसमैन हूं। लेकिन ईडी के डॉक्यूमेंट्स में क्लियर प्रूफ मिले। किंगफिशर एयरलाइंस के लिए लिया गया पैसा फॉरेन बैंक अकाउंट्स और पर्सनल लग्जरीज में गया। फिर उनके गोवा और बेंगलुरु के प्रॉपर्टीज ऑक्शन में गई। उनके यॉचेस और एयरक्राफ्ट सीज हुए, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट अब तक पूरा पैसा रिकवर नहीं कर पाई। विजय माल्या का केस इंडिया के फाइनेंशियल सिस्टम के लिए वेकअप कॉल था। बैंक्स को समझ आया सेलिब्रिटी बोरोज पर अंधविश्वास करना डेंजरस है। इस स्कैम के बाद आरबीआई ने स्ट्रिक्ट लोन डिस्ब्यूरल पॉलिसीज लगाई और विलफुल डिफॉल्टर का टैग इंट्रोड्यूस किया। और सबसे इम्पोर्टेंट, पब्लिक को समझ में आया कि लग्जरी के पीछे सच क्या होता है। माल्या के नाम के साथ किंग ऑफ गुड टाइम्स अब रिप्लेस हो गया द किंग ऑफ डेट्स। इनसाइडर्स के मुताबिक माल्या को पहले से ही पता था कि किंगफिशर सस्टेन नहीं कर पाएगी, इसलिए उन्होंने अपने एसेट्स को ओवरसीज शिफ्ट करना स्टार्ट कर दिया था। उनके लग्जरी लाइफस्टाइल का एक हिडन मोटिव था। पब्लिक इमेज क्रेडिट वर्दीनेस को बढ़ाती है। जब तक दुनिया उन्हें सक्सेसफुल बिलियनर के रूप में देखती रही, बैंक्स ने भी उनके लोन्स अप्रूव किए। एक बैंकर ने बाद में कन्फेशन में कहा, हमने विजय माल्या को नहीं उनके ब्रांड्स को लोन दिया था। ये लाइन इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के सबसे डेंजरस ट्रुथ को एक्सपोज करती है। लेसन्स फ्रॉम विजय माल्या स्कैम। ब्रांड ट्रस्ट नहीं होता है। नाम बड़ा होने से रिपेमेंट की गारंटी नहीं होती। लग्जरी सक्सेस नहीं होती। लग्जरी और सक्सेस अलग चीजें हैं। लोगों का लाइफस्टाइल एक इल्यूजन भी हो सकता है। अकाउंटेबिलिटी इज की। कॉर्पोरेट ग्लैमर के पीछे अकाउंटेबिलिटी छुप नहीं सकती। बैंकिंग डिसिप्लिन रूल्स सबके लिए सेम होने चाहिए। ट्रांसपेरेंसी बोरोवर और लेंडर दोनों को ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए। विजय माल्या ने इंडिया को दिखाया कि जब ग्रीड ग्लैमर पे भारी पड़ती है तो बिजनेस एम्पायर एक ब्लिंक में कोलैप्स कर सकता है। एक वक्त था जब उनके नाम पर चीयर्स होती थी, आज उनके नाम पर सिर्फ साइलेंस है। दोस्तों, अगर आपको विजय माल्या स्कैम की ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट में बताओ आपको सबसे शॉकिंग फैक्ट्स कौन सा लगा और सब्सक्राइब करो चक्रवर्ती वेंचर्स को, जहां हम बिजनेस के अंदर छुपे सच को आप तक लाते हैं। 2G स्पेक्ट्रम स्कैम। मोबाइल फोन एक ऐसा डिवाइस जो लोगों के दिल, जिंदगी और देश की इकोनॉमी को कनेक्ट करता है। लेकिन 2008 में इसी नेटवर्क के अंदर छिपा था एक ऐसा करप्शन नेटवर्क जिसमें देश के कुछ सबसे बड़े नेता, ब्यूरोक्रेट्स और कॉर्पोरेट हाउसेस शामिल थे। ये कहानी है 2G स्पेक्ट्रम स्कैम की, जिसमें देश की कम्युनिकेशन के बैकबोन को ही बेच दिया गया और साथ ही बेच दिया गया पब्लिक ट्रस्ट का एक बड़ा हिस्सा। कहानी की शुरुआत तब होती है जब 1990s में इंडिया ने लिबरलाइजेशन के बाद एक नए युग में कदम रखा। ये युग था टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन का। मोबाइल फोन्स एक लग्जरी नहीं, लोगों की जरूरत बन रहे थे और 2001 में गवर्नमेंट ने डिसाइड किया टेलीकॉम कंपनी को स्पेक्ट्रम लाइसेंस दिए जाएंगे ताकि वो अपना नेटवर्क चला सके। स्पेक्ट्रम का मतलब वो इनविजिबल एयर वेव जिसके थ्रू मोबाइल सिग्नल ट्रांसमिट होते हैं। हर टेलीकॉम ऑपरेटर जैसे एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया को अपने यूजर्स तक सिग्नल पहुंचाने के लिए एक फ्रीक्वेंसी बैंड चाहिए होता है, जिसे बैंडविड्थ भी कहते हैं। लेकिन ये रिसोर्सेस लिमिटेड हैं, जैसे जमीन या पानी। और जब रिसोर्सेस लिमिटेड हैं तो बिडिंग भी ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। यहीं पर ही इस सिस्टम ने एक खतरनाक टर्न लिया। 2007 में यूपीए गवर्नमेंट के टाइम ए राजा ने टेलीकॉम मिनिस्ट्री संभाली और उन्होंने एक डिसीजन लिया, स्पेक्ट्रम लाइसेंस फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे दिए जाएंगे। मतलब जो कंपनी सबसे पहले एप्लीकेशन देगी उसे लाइसेंस मिल जाएंगे। लेकिन इस सिंपल रूल के पीछे एक मास्टर मैनिपुलेशन छुपी थी। स्पेक्ट्रम्स को 2001 के पुराने रेट्स पर बेचा गया जब मार्केट की वैल्यू 10 गुना बढ़ चुकी थी। इससे गवर्नमेंट का ऑलमोस्ट 1,76,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। यानी 2008 में जब टेलीकॉम एक बूमिंग इंडस्ट्री थी, तब गवर्नमेंट ने लाइसेंस को 2001 के आउटडेटेड प्राइस पर बेच दिया। यही इस स्कैम का बेस था। 11 जनवरी 2008 सुबह के 10 बजे दिल्ली के संचार भवन के बाहर लाइन लग गई थी। दर्जनों कंपनीज अपने एप्लीकेशन देने आए, लेकिन उनमें से सिर्फ कुछ लोगों को ही पता था कि गेट कब खुलेंगे। उन्हें इनसाइड इन्फॉर्मेशन मिल चुकी थी मिनिस्ट्री के अंदर काम करने वाले लोगों से, और उन लोगों ने अपनी एप्लीकेशंस को रेडी करके सबमिट कर दिया। जहां पे स्वान टेलीकॉम और यूनिटेक वायरलेस ने लाइसेंस लिया 1658 करोड़ रुपए में, और बाद में नॉर्वे की टेलीनॉर और इटिसलेट को
6,000 करोड़ रुपए से ज्यादा में बेच दिया। इस पूरे पैसे को ब्लैक मनी और पॉलिटिकल डोनेशन के थ्रू घुमाया गया। कंपनीज ने स्पेक्ट्रम लिया, रिसेल करके करोड़ों कमाए और टैक्स भी बचाया, और आम आदमी उसे पता भी नहीं था कि उसका फोन सिग्नल से एक स्कैम चल रहा है। 2009 में कुछ डॉक्यूमेंट्स लीक हुए। मीडिया ने एक्सपोज किया कि ए राजा ने कुछ कंपनीज को फेवर किया, और तब भारत के पॉलिटिकल सिस्टम में एक ऐसी हलचल मची जैसी पहले कभी नहीं देखी गई। प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह के ऊपर भी सवाल उठे। क्या उन्हें इस स्कैम के बारे में पता था? क्या उन्होंने इस स्कैम को रोकने की कोशिश की थी? 2010 में सीबीआई ने ए राजा, डीएमके के एमपी कानिमोझी और 14 कंपनीज के एग्जीक्यूटिव्स को अरेस्ट कर लिया। 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने 122 स्पेक्ट्रम लाइसेंस को कैंसिल कर दिया। इस स्कैम का असर सिर्फ राजनीति तक नहीं था, इसने देश की इमेज और इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस दोनों को बहुत डैमेज पहुंचाया था। रिपोर्ट्स देखें तो इंडिया का एफडीआई इनफ्लो 2011 में 20% तक गिर गया था। ग्लोबल मीडिया ने लिखा, इंडिया द वर्ल्ड्स मोस्ट करप्टिव एमर्जिंग मार्केट। उस वक्त तो टेलीकॉम सेक्टर की 9 कंपनीज तक बंद हो गई थी। देश का कम्युनिकेशन सिस्टम, जिसे फ्यूचर का इंजन माना जा रहा था, उसका ट्रस्ट बर्बाद हो गया। आज भी 2G स्पेक्ट्रम स्कैम एक रिमाइंडर है कि करप्शन सिर्फ पैसा नहीं खाता, वो देश की प्रोग्रेस को भी खा जाता है। 2G स्पेक्ट्रम स्कैम ने एक सबक दिया कि जब पॉलिसी ट्रांसपेरेंसी के बिना बनती है तो करप्शन सिस्टम को बर्बाद कर देता है। हमें इस स्कैम से मेनली 3 लेसन सीखने को मिलते हैं, जो कि हैं पब्लिक रिसोर्सेज को ऑक्शन के थ्रू देना चाहिए, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस में भी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, मीडिया और सिटीजन्स का इंटरफेरेंस ही डेमोक्रेसी की शील्ड है। देश तब बदलेगा जब हम नेटवर्क कवरेज से ज्यादा एथिकल कवरेज पे ध्यान देंगे। हर फोन कॉल, हर सिग्नल एक कनेक्शन बनाता है, एक कनेक्शन लोगों के बीच और एक कनेक्शन भरोसे के बीच। 2G स्पेक्ट्रम स्कैम ने उस कनेक्शन को तोड़ दिया था, लेकिन हर टूटे कनेक्शन को जोड़ना हमारे हाथों में है। भारत का नेटवर्क तभी स्ट्रांग होगा जब उसके सिस्टम में करप्ट। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए। केतन पारेख स्कैम। स्टॉक मार्केट एक ऐसा गेम है जहां एक छोटी सी न्यूज करोड़ों रुपए की वैल्यू बदल सकती है। लेकिन क्या हो अगर एक इंसान अपनी चालाकी, कनेक्शंस और ग्रीड से पूरे स्टॉक मार्केट को हिला दे। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही इंसान की जिसका नाम था केतन पारेख। ये वही इंसान है जिसे बॉम्बे का हर्षद मेहता भी कहा जाता था। उन्होंने 90s के एंड और 2000 के शुरुआती सालों में एक ऐसा स्कैम किया जिसने आम जनता का भरोसा स्टॉक मार्केट से तोड़ दिया। आखिर केतन पारेख कौन था? उसने कैसे अपना एम्पायर खड़ा किया? उसने कैसे आम इन्वेस्टर्स के ख्वाबों को तोड़ दिया? और क्या उसके राज हर्षद मेहता से जुड़े थे? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आप देख रहे हैं चक्रवर्ती वेंचर्स और ये है द डार्क साइड ऑफ इंडियन बिजनेस कंप्लीट स्कैम केस स्टडीज एंड एक्सप्लेनेशन सीरीज का एपिसोड 2, द केतन पारेख स्कैम, मैन हु शॉक्ड इंडियन स्टॉक मार्केट। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। केतन पारेख का जन्म एक गुजराती जैन फैमिली में हुआ था। उनकी फैमिली के पास एक ट्रेडिशनल स्टॉक ब्रोकिंग बिजनेस था जिसे केतन ने इनहेरिट किया। वो एक चार्टेड अकाउंटेंट भी बना, मतलब फाइनेंस की समझ उनके खून में थी। उनकी पर्सनैलिटी हर्षद मेहता से अलग थी। हर्षद फ्लैशी लाइफस्टाइल पसंद करता था, लेकिन केतन शांत, इंट्रोवर्ट और लो प्रोफाइल रखता था। उनके सूट बूट और सॉफ्ट स्पोकन नेचर ने उन्हें एक ट्रस्टवर्दी इमेज भी दी। यही वजह थी कि लोग उन पे अंधविश्वास करते थे। 1990s के आखिर में इंडिया का स्टॉक मार्केट नए नए रिफॉर्म्स देख रहा था। फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आ रहे थे, आईटी बूम शुरू हो रहा था और इसी बीच केतन पारेख ने एक स्ट्रेटजी बनाई, पंप एंड डंप। उन्होंने एक पोर्टफोलियो तैयार किया जिसे लोग K10 स्टॉक्स कहने लगे। ये टॉप 10 कंपनीज थी जैसे जी टेलीफिल्म्स, ग्लोबल ट्रस्ट बैंक, हिमाचल फ्यूचरिस्टिक, HFCL, पेंटाफोर्ड सॉफ्टवेयर, DSQ सॉफ्टवेयर और कुछ और आईटी मीडिया फर्म्स। केतन इन कंपनीज के शेयर को बल्क में खरीदता, उनके प्राइसेस आर्टिफिशियली पंप करते, मीडिया और एनालिटिक्स के थ्रू हाइप क्रिएट करके, और फिर आम इन्वेस्टर्स को लूर करते। जब प्राइसेस पीक पर होते, केतन अपनी होल्डिंग साइलेंटली बेच देता। रिजल्ट, आम इन्वेस्टर्स का पैसा डूब जाता और केतन उनसे करोड़ों रुपए कमा लेता। लेकिन केतन ये सब अकेले नहीं कर रहा था। उनके पीछे एक पूरा नेक्सस था जो बैंक्स, पॉलिटिशियंस और कॉर्पोरेट तक फैला हुआ था। हर्षद मेहता के स्कैम की तरह ही केतन पारेख ने भी बैंक्स का मिसयूज किया। उनके सबसे बड़े बैकर्स थे ग्लोबल ट्रस्ट बैंक और माधवपुरा मर्चेंटाइल कोऑपरेटिव बैंक।
ये बैंक्स उन्हें मैसिव फंड्स देते थे बिना प्रॉपर कोलेट्रियल के। केतन उन पैसों को शेयर मार्केट में पंप कर देता, आर्टिफिशियली स्टॉक प्राइसेस ऊपर चढ़ते और जब आम लोग अट्रैक्ट होते तो अपना स्टॉक उन पे डंप कर देता। 2001 के बजट से पहले उन्होंने कुछ सिलेक्टेड शेयर्स में इतना पैसा पंप किया कि सेंसेक्स में 176 पॉइंट्स की गिरावट सिर्फ एक दिन में आ गई। ये क्रैश एक शो वेव था जिससे स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स की नींद उड़ गई थी। 1 मार्च 2001 यूनियन बजट के तुरंत बाद स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया। सेंसेक्स 400 पॉइंट्स तक गिर गया। सबको शक हुआ कि कुछ बड़ा गड़बड़ चल रहा है। इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई और सबसे बड़ा नाम सामने आया, केतन परेख। सीएजी और सेबी के रिपोर्ट्स में पता चला कि केतन ने 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा का फ्रॉड किया था। माधवपुरा बैंक ने उन्हें इलीगली 800 करोड़ का लोन दिया था जो कभी वापस नहीं किया गया। ये स्कैम से सिर्फ स्टॉक मार्केट नहीं बल्कि पूरे बैंकिंग सेक्टर की क्रेडिबिलिटी हिल गई थी। केतन परेख की लाइफ एक और एंगल से इंटरेस्टिंग है, उनके पॉलिटिकल और बॉलीवुड कनेक्शंस। रिपोर्ट्स के हिसाब से उनके पॉलिटिशियंस, बिग इंडस्ट्रियलिस्ट कहते हैं कि बॉलीवुड के कुछ बड़े प्रोडक्शन हाउसेस ने अपने फिल्म्स के लिए फंडिंग केतन परेख के थ्रू सिक्योर की और पॉलिटिशियंस ने उन्हें प्रोटेक्शन दिया क्योंकि उनके स्कैम से उनको भी इनडायरेक्ट फायदा हो रहा था। ये कनेक्शंस उसे और भी पावरफुल बनाते गए, लेकिन ग्रीड हमेशा एक दिन इंसान को गिरा ही देती है। 2001 के क्रैश के बाद सेबी ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की। उन्होंने केतन को गिल्टी पाया और 14 साल तक स्टॉक मार्केट से बैन कर दिया। उन्हें अरेस्ट भी किया गया। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि उनके स्कैम के असली मास्टरमाइंड्स और उनके पीछे खड़े बड़े बड़े लोग कभी एक्सपोज नहीं हुए। केतन एक स्केपगोट बन गया जैसे हर्षद मेहता को बनाया गया था। आज भी केतन परेख का नाम मार्केट मैनिपुलेशंस के चैप्टर में गोल्डन लेटर्स में लिखा जाता है। उनके स्कैम ने आम जनता को सिखाया है कि स्टॉक मार्केट में हर्ड मेंटालिटी सबसे डेंजरस है। उन्होंने दिखाया कि जब ग्रीड और मैनिपुलेशन साथ आते हैं तो मार्केट गिरता नहीं, टूट जाता है। ये कहानी हमें एक चीज जरूर बताती है, स्टॉक मार्केट में हमेशा नॉलेज और रिसर्च के साथ इन्वेस्ट करो, वरना केतन परेख जैसे लोग आपके सपनों का फायदा उठा लेंगे। दोस्तों, ये थी कहानी केतन परेख के स्कैम की, एक ऐसा इंसान की जिसे कुछ लोग फाइनेंस जीनियस बोलते थे और कुछ लोग बिगेस्ट फ्रॉडस्टर। आपके हिसाब से केतन परेख एक शातिर दिमाग था या एक ग्रीडी इंसान? कमेंट में जरूर बताना। और अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी और कहानियां लाते रहेंगे। सहारा स्कैम। एक टाइम था जब इंडिया के हर छोटे शहर में एक नाम छाया हुआ था, सहारा। सहारा इंडिया परिवार एक ऐसी कंपनी जिसे लोग एक बिजनेस नहीं एक परिवार मानते थे। करोड़ों ऑफ पीपल अपनी लाइफ की सेविंग्स लेकर गए थे, बस एक विश्वास के साथ कि सहारा उनका सहारा बनेगा। लेकिन एक दिन वही सहारा जिसके ऊपर देश भर ने भरोसा किया था, लेकिन वही सब एक ऐसे जाल में फंस गए जिससे पूरा फाइनेंशियल सिस्टम ही हिल गया। ये है कहानी एक एम्पायर के राइज और फॉल की, एक ऐसे बिजनेस मॉडल की जिसमें ट्रस्ट और पेपर के ऊपर इनकी दुनिया बनी और फिर कोलैप्स हुई अंडर द वॉच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो कहानी की शुरुआत तब होती है जब 1978 में लखनऊ में एक यंग एंटरप्रेन्योर सुब्राता रॉय ने अपनी छोटी सी फाइनेंस कंपनी स्टार्ट करता है और उसका नाम रखता है सहारा फाइनेंस। उस टाइम इंडिया में फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम सिर्फ सिटीज तक ही लिमिटेड थे। विलेजेस और सेमी अर्बन एरियाज में लोगों के पास इन्वेस्टमेंट्स के ऑप्शंस नहीं थे। सुब्राता रॉय ने इसी गैप को समझा। उन्होंने एक इमोशनल मॉडल बनाया, ट्रस्ट बेस्ड सेविंग्स नेटवर्क। हर मोहल्ला, हर गांव में सहारा के एजेंट्स घूमते थे जो लोगों को समझाते थे कि थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करो और उन्हें इसके बदले एक बड़ा रिटर्न मिलेगा। ये मॉडल तो सिंपल था, लेकिन इसका स्केल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। सहारा ने ऐसे ही करोड़ों ऑफ स्मॉल इन्वेस्टर्स से उनका पैसा इकट्ठा कर लिया था। ये इन्वेस्टर्स मोस्टली अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, शॉपकीपर्स और मिडिल क्लास फैमिलीज से थे। सहारा के ऑफिस में एक फैमिली का एटमॉस्फेयर होता था, यूनिफॉर्म्ड एम्प्लॉयज, मोटिवेशनल स्लोगन्स और सहारा परिवार का इमोशन। 1990s में लिबरलाइजेशन के बाद इंडियन इकोनॉमी ओपन होने लगी। बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ग्रो कर रहे थे, लेकिन सहारा ने एक अलग रास्ता लिया। उन्होंने इंट्रोड्यूस किया ऑप्शनली फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, OFCDs। ये एक टाइप का इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट था जिसमें इन्वेस्टर्स का पैसा कंपनी के ग्रोथ में लगता था और कुछ साल बाद उन्हें इसके बदले फिक्स्ड रिटर्न्स मिलते थे। लेकिन OFCDs की लीगल कैटेगरी क्लियर नहीं थी। सहारा के हिसाब से ये प्राइवेट इन्वेस्टमेंट था और सेबी के हिसाब से ये पब्लिक ऑफरिंग थी, और वहीं से शुरू हुआ एक रेगुलेटरी कंफ्यूजन जो बाद में इस स्कैम का बेस बना। सेबी रिपोर्ट्स के मुताबिक सहारा ने अपने OFCDs स्कैम के जरिए लगभग 24,000 करोड़ रुपए रेज किए थे। उन्होंने
उन्होंने ये क्लेम भी किया कि उनके पास 3 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टर्स हैं, मोस्टली स्मॉल टाउन इंडिविजुअल्स। पर जब सेबी ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की तो डॉक्यूमेंट इतने कॉम्प्लेक्स और पेपर बेस्ड थे कि 127 ट्रक्स भर के इन्वेस्टर्स फॉर्म सेबी के ऑफिस में भेजे गए। एक ऐसा पेपर ट्रेल जिसे वेरीफाई करने में सालों लग गए। 2009 के आसपास सेबी को कुछ कंप्लेंट्स मिली कि सहारा की इन्वेस्टमेंट स्कीम पॉसिबली इलीगल पब्लिक इशू है। सेबी ने उन्हें नोटिस भेजा और सहारा ने रिप्लाई दिया, ये हमारा इंटरनल प्राइवेट इशू है, सेबी का इस पे कोई कंट्रोल नहीं। पर सेबी ने कहा, अगर आप करोड़ों ऑफ इन्वेस्टर्स से पैसा ले रहे हो तो ये पब्लिक इशू है और आपको सेबी के रूल्स फॉलो करने होंगे। इस आर्गुमेंट ने एक कॉर्पोरेट बैटल बना दी, सहारा वर्सेस सेबी। 2010 में सेबी ने सहारा की 2 कंपनी इस पर बैन लगाया, सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन। ये कंपनीज OFCDs के जरिए पैसा रेज कर रही थी। 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने सेबी के फेवर में जजमेंट दिया और सहारा को ऑर्डर दिया गया कि 24,000 करोड़ रुपए इन्वेस्टर्स को रिफंड करो। सहारा ने कहा उन्होंने ऑलरेडी इन्वेस्टर्स को पैसा वापस कर दिया है, लेकिन सेबी ने बोला प्रूव इट। और जब सहारा ने प्रूफ दिखाया तो डाटा इनकम्प्लीट निकला। फिर शुरू हुआ एक लॉन्ग लीगल वॉर जिसमें एविडेंस, फॉर्म्स और क्लेम्स के माउंटेन्स खड़े हो गए। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने सहारा को फाइनल डेडलाइन दी, पैसा वापस करो या जेल जाओ, लेकिन उनकी डेडलाइंस मिस होती गई। 2014 में कोर्ट ने नॉन बेलेबल वारंट इशू कर दिया और सुब्रता रॉय को तिहाड़ जेल भेज दिया गया। एक टाइम था जब वो इंडिया के मोस्ट पावरफुल लोगों के साथ डिनर करते थे और एक दिन वो आया जब वो एक स्मॉल सेल में बंद थे, सिर्फ एक गलती की वजह से, ट्रांसपेरेंसी की कमी के कारण। उन्होंने कोर्ट को बोला, मैंने किसी का पैसा नहीं खाया, सब इन्वेस्टर्स के पैसे वापस कर चुका हूँ। पर उनके पास प्रॉपर प्रूफ नहीं था। उनका एम्पायर, रियल एस्टेट, एयरलाइंस, मीडिया, स्पोर्ट्स टीम, सब कुछ कोलैप्स होने लगा। सहारा ने F1 और IPL में भी इन्वेस्टमेंट किया था, लेकिन सब एसेट्स बेचने पड़े ताकि फाइन और डिपॉजिट्स के पैसे दिए जा सकें। इस स्कैम का इम्पैक्ट सिर्फ एक बिजनेसमैन तक लिमिटेड नहीं था, ये फाइनेंशियल ट्रस्ट का क्राइसिस था। करोड़ों ऑफ स्मॉल इन्वेस्टर्स कंफ्यूज थे, उन्हें नहीं पता था कि उनका पैसा कहां गया। सेबी को रिफंड के लिए सिर्फ फ्यू लाख वैलिड क्लेम्स मिले, बाकी फॉर्म्स इनकम्प्लीट या डुप्लीकेट थे। बैंक्स और म्यूचुअल फंड्स में लोगों का ट्रस्ट बढ़ा, लेकिन प्राइवेट डिपॉजिट स्कीम में कॉन्फिडेंस गिर गया। रेगुलेटर्स ने भी इस स्कैम से सीखा और कुछ नए लॉज बनाए, जैसे KYC मैंडेटरी, अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम के अगेंस्ट बैन, बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट एक्ट 2019 और फाइनेंशियल अवेयरनेस कैंपेन्स इंक्रीज हुए। तो क्वेश्चन ये है, ये स्कैम हुआ कैसे? इसका आंसर सिंपल नहीं है, ये एक कॉम्बिनेशन ऑफ सिस्टम फेलियर और इमोशनल मार्केटिंग था। मेनली इन 5 कारणों के कारण ये स्कैम पॉसिबल हुआ। फर्स्ट, लीगल लूपहोल्स। OFCDs जैसे इंस्ट्रूमेंट्स 1980s से 90s में कंपनीज एक्ट में क्लियरली डिफाइंड नहीं थे, सहारा ने इसी ग्रे एरिया का यूज किया। सेकंड, इमोशनल सेलिंग। उन्होंने फाइनेंस को फैमिली का प्रोडक्ट बना दिया। ट्रस्ट और बिलोंगिंग्स, उन्होंने इन दोनों इमोशन को कमर्शलाइज किया। थर्ड, लैक ऑफ ओवरसाइट। 100 ऑफ सहारा कंपनीज पैरेलल में रन कर रही थी, मनी ट्रेल ट्रेस करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। फोर्थ, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। सहारा के हाई लेवल कनेक्शंस ने उन्हें प्रोटेक्शन दिया फॉर ईयर्स टिल सेबी एंड सुप्रीम कोर्ट स्टेप्ड इन। फिफ्थ, पेपर बेस्ड रिकॉर्ड सिस्टम। डिजिटल ऑडिट ट्रेल नहीं था, इसलिए वेरिफिकेशन स्लो, इनकम्प्लीट और एरर प्रोन थी। सुब्रता रॉय ने 2023 में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके साथ एक जमाना भी गया जहां ब्रांड और ट्रस्ट बिजनेस की बिगेस्ट करेंसी हुआ करते थे। लेकिन सहारा की कहानी एक वार्निंग है, ये बताती है कि फाइनेंस सिर्फ पैसा नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। जब भी आप इन्वेस्ट करो तो अपने आप से एक सिंपल क्वेश्चन जरूर पूछो, क्या ये स्कीम रेगुलेटेड है? क्योंकि ट्रांसपेरेंसी एक सिस्टम की बैकबोन होती है और जब वो गिरती है तो देश का ट्रस्ट भी उसके साथ चला जाता है। ये थी कहानी एक एम्पायर की जो भरोसे पर बना और ब्यूरोक्रेसी में गिर गया। अगर आपको भी लगता है कि इंडिया के फाइनेंस सिस्टम में अब भी ऐसे लूपहोल्स हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिए #ट्रांसपेरेंसी मैटर्स। और अगर आप चाहते हो हम ऐसे ही ट्रुथ बेस्ड बिजनेस डॉक्यूमेंट्रीज बनाते रहें तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। सत्यम स्कैम। 2009 एक ऐसा साल जब दुनिया फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रही थी, लेकिन इंडिया में तो कुछ और ही तूफान आने वाला था। एक ऐसा स्कैम जो सिर्फ एक कंपनी नहीं बल्कि पूरे कॉर्पोरेट इंडिया का विश्वास को तोड़ने वाला था। और इस स्कैम के पीछे था एक नाम, रामालिंगा राजू। एक ऐसा आदमी जिसे कभी विजनरी एंटरप्रेन्योर कहा गया, लेकिन जिसने अपनी ही कंपनी के फाउंडेशन को झूठ और फ्रॉड पर खड़ा किया। आज हम बात करेंगे सत्यम स्कैम की, जिसे इंडिया का एनरॉन मूवमेंट कहा गया। आखिर रामालिंगा राजू ने यह स्कैम क्यों किया?
कैसे उन्होंने बैलेंस शीट को मैनिपुलेट किया और कैसे उनका एक कन्फेशन लेटर ने पूरे भारत के बिजनेस वर्ल्ड को हिला दिया। इन सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। कहानी शुरू होती है 1987 में, जब हैदराबाद का एक विजनरी एंटरप्रेन्योर बायराजू रामलिंगा राजू ने एक IT कंपनी शुरू की जिसका नाम रखा सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज। उस वक्त इंडिया में IT रिवॉल्यूशन शुरू ही हुआ था। इन्फोसिस, विप्रो और TCS जैसे बड़े प्लेयर्स अपनी जगह बना रहे थे और सत्यम उनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर के रूप में उभर रहा था। 1990s के दौरान सत्यम तेजी से ग्रो हुआ। क्लाइंट्स थे US और यूरोप के बिग कंपनीज जनरल इलेक्ट्रिक, नेस्ले, फोर्ड, सिटी बैंक जैसे जायंट्स। उनके प्रोजेक्ट्स IT सॉल्यूशन, ERP सिस्टम और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट तक पहुंच गए। बाय 2008 सत्यम के पास 53,000 एम्प्लॉयज, 185 क्लाइंट्स और मार्केट वैल्यू $7 बिलियन तक पहुंच गई। लेकिन उस ग्लिटर के पीछे एक ऐसा अंधेरा था जिसे कोई भी नहीं देख पा रहा था। एक कंपनी की जान होती है उसकी बैलेंस शीट, और वही थी सत्यम के स्कैम का बेस। राजू ने कंपनी के प्रॉफिट्स, रेवेन्यू और कैश रिजर्व्स को फेक दिखाना शुरू किया ताकि शेयर प्राइसेस आर्टिफिशियली हाई बने रहें। उन्होंने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में फेक इनवॉइसेस बनाए, फेक बैंक स्टेटमेंट्स दिखाए और ऑडिटर्स को मैनिपुलेट किया। कंपनी के बुक्स में लिखा गया था 5040 करोड़ कैश बैलेंस, लेकिन असली में था सिर्फ 321 करोड़, मतलब 4700 करोड़ का फर्क सिर्फ कागज पर। उन्होंने फेक सैलरी अकाउंट्स भी बनवाए थे जिसमें घोस्ट एम्प्लॉयज को पे करते दिखाया गया जबकि वो लोग होते ही नहीं थे। उन्होंने 13,000 तक फेक सैलरी अकाउंट्स खोल दिए थे जिससे लगता था कि सत्यम रैपिड एक्सपेंशन में है, और यही फेक ग्रोथ इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करती गई। राजू का एक ही गोल था, सत्यम के शेयर प्राइस को कंटिन्यूअसली ऊपर रखो ताकि उनके फैमिली ओन्ड स्टेक की वैल्यू और बढ़ सके। 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान सत्यम के शेयर प्राइसेस गिरने लगे। राजू ने सोचा अगर कंपनी के पास रियल एसेट्स नहीं है तो कुछ खरीद के बना लो, और तब उन्होंने एक डेंजरस मूव किया। उन्होंने प्रपोज किया कि सत्यम अपनी ही फैमिली ओन्ड कंपनीज माइटास इंफ्रा और माइटास प्रॉपर्टीज को एक्वायर करे 7,000 करोड़ में। ये डील एक शॉक थी मार्केट के लिए। इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस में जब ये अनाउंस हुआ तो सब स्टन्ड रह गए क्योंकि ये डील क्लियरली एक अटेम्प्ट थी फेक कैश को रियल एसेट में कन्वर्ट करने की। स्टॉक होल्डर ने डील रिजेक्ट कर दी और सत्यम का स्टॉक क्रैश कर गया। 7 जनवरी 2009 का वो दिन था जिसे इंडिया के कॉर्पोरेट हिस्ट्री में ब्लैक वेडनेसडे कहा जाता है। उस दिन रामलिंगा राजू ने एक लेटर लिखा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, एक ऐसा लेटर जिसे पढ़कर सबके होश उड़ गए। उस लेटर में लिखा था, इट वाज लाइक राइडिंग अ टाइगर नॉट नोइंग हाउ टू गेट ऑफ विदाउट बीइंग ईटन। राजू ने कन्फेस किया कि उन्होंने कंपनी के अकाउंट्स में 7,136 करोड़ का फ्रॉड किया है। उन्होंने 7 साल तक रेवेन्यू, प्रॉफिट और एसेट्स को फेक दिखाया था। ये कन्फेशन ने इंडिया के शेयर मार्केट को हिला दिया। एक ही दिन में सत्यम का शेयर 80% तक गिर गए। आम इन्वेस्टर्स के करोड़ों रुपए डूब गए। कन्फेशन के बाद गवर्नमेंट तुरंत एक्शन में आई। रामलिंगा राजू और उनके भाई रामा राजू को अरेस्ट कर लिया गया। सेबी ने सत्यम के ट्रेडिंग को सस्पेंड कर दिया और CBI ने केस हैंडल किया। फॉरेंसिक ऑडिटर्स ने इन्वेस्टिगेशन में दिखाया कि स्कैम का स्केल 7,800 करोड़ तक था। एंडरसन ऑडिटिंग फर्म जो एनरॉन केस में भी इन्वॉल्व थी कि इंडिया नाम प्राइस वाटरहाउस कॉपर्स PwC ने सत्यम के अकाउंट्स ऑडिट किए थे और उन्होंने ये फ्रॉड नहीं पकड़ा। इस वजह से ऑडिटिंग इंडस्ट्री की क्रेडिबिलिटी भी क्वेश्चन में आ गई। 2009 में गवर्नमेंट ने सत्यम का कंट्रोल टेक महिंद्रा को दे दिया। कंपनी का नाम बदलकर महिंद्रा सत्यम रखा गया और इस मर्जर ने थाउजेंड ऑफ जॉब्स को बचाया और इन्वेस्टर्स को कुछ कॉन्फिडेंस वापस दिया। सत्यम स्कैम ने इंडिया के कॉर्पोरेट गवर्नेंस सिस्टम में एक रेवोल्यूशन ला दिया। इस केस के बाद सेबी और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने कई नए लॉस इंप्लीमेंट किए। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के पावर्स को बढ़ाया गया, ऑडिटर्स अकाउंटेबिलिटी के रूल्स टाइटन हुए और क्लॉज 49 कॉर्पोरेट गवर्नेंस को स्ट्रेंथन किया गया। और सबसे बड़ी बात, ट्रांसपेरेंसी और एथिक्स को टॉप प्रायोरिटी दी गई। ये स्कैम ने दुनिया को ये बताया कि सिर्फ फॉरेन फ्रॉड्स नहीं, इंडिया भी व्हाइट कॉलर क्राइम से बच नहीं सकता। रामलिंगा राजू को 2015 में CBI कोर्ट ने 7 साल की जेल सेंटेंस दी। उनके साथ उनके भाई और PwC ऑडिटर्स भी गिल्टी पाए गए, लेकिन कुछ साल बाद राजू बेल पर रिलीज हो गए। आज वो हैदराबाद में मीडिया से दूर लो प्रोफाइल लाइफ जी रहे हैं, लेकिन उनका नाम हमेशा कॉर्पोरेट फ्रॉड के हिस्ट्री में लिखा जाएगा। एक ऐसा इंसान के रूप में जिसने अपने ड्रीम को ग्रीड में बदल दिया और एक पूरे इंडस्ट्री को हिला दिया। सत्यम स्कैम हमें सिखाता है कि सिर्फ कंपनी के नंबर्स पे कभी अंधविश्वास मत करो। नंबर्स मैनिपुलेट किए जा सकते हैं, लेकिन सच कभी लंबा नहीं छुप सकता। इन्वेस्टर्स के लिए सबसे बड़ी लर्निंग थी ऑलवेज स्टडी फंडामेंटल्स।
फॉलो ट्रांसपेरेंसी एंड नेवर ट्रस्ट हाइप। जब लीडरशिप में इंटीग्रिटी नहीं होती तो बैलेंस शीट का हर जीरो झूठ बन जाता है। दोस्तों, ये थी कहानी सत्यम स्कैम की, एक ऐसे इंसान की जिसे लोग इंडिया का बिल गेट्स बोलते थे, लेकिन जिसके एक कन्फ्यूजन ने पूरे सिस्टम को शेक कर दिया। आपके हिसाब से क्या रामलिंगा राजू ने मजबूरी में स्कैम किया या ये ग्रीड का नतीजा था? कमेंट्स में लिखो अपना ओपिनियन। और अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। कॉमनवेल्थ गेम्स स्कैम। 2010 दिल्ली तैयार थी दुनिया के सामने अपनी शान को दिखाने के लिए, एक इवेंट जो भारत को एक नए युग का प्रतीक बनाना था। पर जैसे ही स्पॉटलाइट जली, इस शान के पीछे छुपी थी एक छाया जो भ्रष्टाचार, धांधली और लालच की कहानी बताती है। तो असल में ये कॉमनवेल्थ गेम्स क्या है? कैसे इन कॉमनवेल्थ गेम्स में 70,000 करोड़ का स्कैम हुआ? इस कहानी के पीछे कौन कौन थे? कैसे ये स्कैम इतना मैसिव लेवल पे चल रहा था? और इससे इंडिया की इकोनॉमी और रेपुटेशन में क्या असर पड़ा? और आखिर ये स्कैम पकड़ा कैसे गया? इन सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। इस स्कैम की शुरुआत तब होती है जब 2003 में इंडिया को मिला कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 होस्ट करने का मौका। एक हिस्टोरिकल मूवमेंट, एशिया का सबसे बड़ा स्पोर्टिंग इवेंट्स में से एक। गवर्नमेंट ने अनाउंस किया ये देश की इज्जत का सवाल है, इसके लिए बजट फिक्स हुआ 1000 करोड़। पर जैसे जैसे वक्त बीता ये 1000 करोड़ बढ़कर 70,000 करोड़ तक पहुंच गया। और यही थी शुरुआत एक ऐसे स्कैम की जिसे दुनिया ने कहा द गेम्स ऑफ एम्बैरेसमेंट। ये स्कैम कोई एक इंसिडेंट नहीं था, ये एक सिस्टमैटिक लूट थी जिसमें हर लेयर में करप्शन था। ये स्कैम मेनली इन 4 पार्ट्स में डिवाइडेड था। फर्स्ट, कंस्ट्रक्शन स्कैम। स्टेडियम्स और विलेज प्रोजेक्ट्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट्स इन्फ्लेटेड रेट्स पर दिए गए, जैसे ट्रेडमिल जिनका एक्चुअल टोटल कॉस्ट 9 लाख रुपए था, परचेस हुए 9 लाख रुपए पर पीस में, पर किसी रिपोर्ट में तो 45 लाख रुपए तक लिखा गया था। रोड्स और ब्रिजेस के मेंटेनेंस के लिए फंड दिए गए, पर प्रोजेक्ट कंप्लीशन के बाद भी काम अधूरा ही रहा। सेकेंड, कॉन्ट्रैक्ट मैनिपुलेशन। यूके की कंपनी AM फिल्म्स को बिना टेंडर के ही ब्रॉडकास्टिंग और लॉजिस्टिक कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए। उन पे एलिगेशन था कि ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने फेक बिल्स इशू किए और पैसा डायरेक्ट ट्रांसफर हुआ ऑफशोर अकाउंट्स में। थर्ड, इक्विपमेंट एंड फर्नीचर स्कैम। कॉमनवेल्थ गेम को विलेज के रूम्स दिए गए थे और उनमें लो क्वालिटी फर्नीचर और फॉल्टी एसीज इंस्टॉल किए गए थे। ओवर प्राइसिंग इतना ज्यादा था कि एक नॉर्मल सा टॉयलेट पेपर रोल के एक पीस तक को 4,000 रुपए में परचेस होते दिखाया गया। फोर्थ, ट्रैवल एंड हॉस्पिटलिटी स्कैम। कमेटी के मेंबर्स के लिए फॉरेन ट्रिप्स ऑफिशियल नाम पे होते थे, पर उनका असली मकसद तो खुद का लग्जरी टूरिज्म था। लाखों डॉलर पर्सनल डिजायर्स पे खर्च हुए टैक्स पेयर्स के पैसों से। इस स्कैम के एपिक सेंटर में था एक नाम, सुरेश कालमड़ी, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के चेयरमैन। उन पे कई सारे क्रिमिनल चार्जेस लगाए गए, जैसे फॉर्जरी, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, मिसकंडक्ट एंड मिसयूज ऑफ फंड्स। पर कहानी यही खत्म नहीं होती। डजन्स ऑफ ब्यूरोक्रेट्स, इंजीनियर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स भी इस जाल में फंस गए। CBI ने कई सीनियर ऑफिसर्स को अरेस्ट किया, जैसे ललित भनोट, जनरल सिक्योरिटी, और VK वर्मा, जनरल डायरेक्टर। जब 3 अक्टूबर 2010 को ओपनिंग सेरेमनी हुई, दुनिया भर के 71 देशों के प्लेयर्स ने कॉमनवेल्थ गेम में पार्टिसिपेट किया। लेकिन कुछ हफ्तों पहले BBC और CNN जैसे मीडिया आउटलेट्स ने एक्सपोज कर दिया था कि कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए फिल्थी गेम्स विलेज, कोलैप्स्ड ब्रिज और अनफिनिश्ड वेन्यूज का यूज किया गया था। देश की इज्जत दांव पे लग गई थी। एथलीट्स ने सोशल मीडिया पर लिखा दिस इज नॉट फिट फॉर ह्यूमन, और दुनिया भर में भारत का मजाक उड़ा। गेम्स के बाद जैसे ही पब्लिक आउटरीच बढ़ा, CBI ने फुल स्केल इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया। ऑडिट रिपोर्ट्स में पता चला कि कंपनीज को प्रोजेक्ट अप्रूव हुए बिना ही टेंडर दिए गए। घोस्ट कंपनीज क्रिएट की गई थी फंड्स को शिफ्ट करने के लिए। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने हर कॉन्ट्रैक्ट्स पर 10 से 15% तक कमीशन लिया। CAG रिपोर्ट्स के मुताबिक टैक्स पेयर्स के 70,000 करोड़ रुपए में से लगभग 35,000 करोड़ रुपए का डायरेक्टली मिसयूज हुआ। ये नंबर सिर्फ फिगर्स नहीं थे, ये आम आदमी की मेहनत का पैसा था। सुरेश कालमड़ी को अप्रैल 2011 में CBI ने अरेस्ट किया और फिर वो 6 महीने तक तिहाड़ जेल में रहे। फिर उन्हें बेल मिल गई। उन्होंने सब एलिगेशंस को पॉलिटिकली मोटिवेटेड कहा, पर आम जनता के लिए उनका नाम करप्शन का सिंबल बन गया। 2014 के जनरल इलेक्शंस तक कांग्रेस पार्टी को इस केस में बहुत नुकसान पहुंचाया। इस स्कैम के कारण पब्लिक का रूलिंग पार्टी से भरोसा ही उठ गया। कॉमनवेल्थ गेम 2010 भारत के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, दुनिया को बताने की कि हम एक नई ऊर्जा, नए विजन के साथ खड़े हैं। पर इस करप्शन ने सिर्फ लोगों का पैसा नहीं चोरी किया, बल्कि उसने एक जनरेशन का भी ट्रस्ट को चुरा लिया। लेकिन इस स्कैम की कहानी का एक पॉजिटिव साइड भी है। इस स्कैम के बाद इंडिया में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के नए लॉस आए। RTI एक्ट और CAG जैसे इंस्टीट्यूशंस को और पावर
मिली। लोगों ने सीखा देश का गर्व सिर्फ मेडल से नहीं ईमानदारी से बनता है। 70,000 करोड़ रुपयों का ये घोटाला सिर्फ पैसों की कहानी नहीं है, ये एक नेशन के सपने, एक जनरेशन के इमोशन और एक लीडर के इंटीग्रिटी टेस्ट की कहानी है। इस खेल में मेडल तो आया, पर जीता कौन और हारा कौन? करप्शन एक वायरस है जो तब तक नहीं रुकता जब तक हम खुद उसके खिलाफ नहीं खड़े होते। जब तक हम ये नहीं कहते मेरा देश ईमानदारी के बिना प्रोग्रेस नहीं कर सकता। कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 ने हमें एक सबक दिया कि शान टेम्पररी होती है पर ईमानदारी परमानेंट। अगर हम अपने देश की रिस्पेक्ट चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अपने सिस्टम की रिस्पेक्ट करना होगा। एक देश तब महान नहीं बनता जब वो दुनिया के लिए मेडल जीतता है, वो तब महान बनता है जब वो अपने अंदर के स्कैम को हराता है। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। श्रद्धा चिटफंड स्कैम। एक टाइम था जब वेस्ट बंगाल के हर गली, हर टाउन में एक नाम चलता था, श्रद्धा ग्रुप। टीवी पे उनके एड्स, लोकल इवेंट्स में स्पॉन्सरशिप्स और क्रिकेट मैचेस तक में ब्रांडिंग। श्रद्धा एक फाइनेंशियल एम्पायर लगता था, लेकिन असल में वो एक फाइनेंशियल एम्पायर नहीं, एक इल्यूजन था। एक ऐसा सपना जिसमें करोड़ों लोगों ने अपनी सेविंग्स डाल दी और एक दिन जब वो सपना टूटा तो सिर्फ पैसा नहीं, लोगों का विश्वास भी बिखर गया। ये कहानी है श्रद्धा चिटफंड स्कैम की, जो बंगाल के इतिहास के सबसे बड़े फाइनेंशियल फ्रॉड में से एक है। श्रद्धा ग्रुप का फाउंडेशन 2006 में सुदीपो सेन ने रखा, एक ऑर्डिनरी बिजनेसमैन जिसका बैकग्राउंड ट्रांसपोर्ट और रियल एस्टेट में था। उन्होंने श्रद्धा रियलिटी और श्रद्धा टूर्स एंड ट्रेवल्स जैसे नामों से कंपनी चेन बनाई। उनका गोल सिंपल था, स्मॉल इन्वेस्टर्स को बड़ा रिटर्न देना, लेकिन उन्होंने इस प्रॉमिस को डिलीवर करने के लिए एक पॉन्जी स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया। चिटफंड या कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम में लोग अपना पैसा जमा करते हैं और उन्हें मंथली या ईयरली रिटर्न्स मिलते हैं। श्रद्धा ने यही मॉडल बनाया और लोगों को इसके बदले मंथली या ईयरली रिटर्न्स मिलते हैं। श्रद्धा ने यही मॉडल बनाया, लेकिन उनका लीगल रजिस्ट्रेशन सेबी के अंडर नहीं था। उन्होंने मल्टी लेयर्ड सेल कंपनीज क्रिएट की जिसमें लोगों का पैसा एक कंपनी से दूसरी में शिफ्ट होता रहता था। 2006 से 2013 के बीच में श्रद्धा ग्रुप ने लगभग 2460 करोड़ रुपए रेज किए। उनके पास 17 लाख से ज्यादा इन्वेस्टर्स थे, मोस्टली वेस्ट बंगाल, असम, उड़ीसा और त्रिपुरा के स्मॉल टाउन से। उन्होंने ये पैसा मोर देन 200 कंपनीज के नेटवर्क के जरिए कलेक्ट किया। श्रद्धा का बिजनेस मॉडल एक क्लासिक पोंजी स्कीम था। नए इन्वेस्टर्स के पैसों से पुराने इन्वेस्टर्स को रिटर्न मिलता था और जब तक नए इन्वेस्टर्स मिलते रहे सिस्टम चलता रहा। चलिए श्रद्धा ग्रुप के बिजनेस मॉडल को स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करते हैं और जानते हैं ये कैसे काम करता है। फर्स्ट, एजेंट रिक्रूट इन्वेस्टर्स। श्रद्धा के 2 लाख से ज्यादा फील्ड एजेंट्स थे जो रूरल एरियाज में लोगों को कन्विंस करते थे और फिर फेक प्रोमिसेस। इन्वेस्टर्स को बोला जाता था कि पैसे 5 सालों में डबल हो जाएंगे, उन्हें लैंड्स, फ्लैट्स और ट्रैवल स्कीम्स मिलेगी। इसके साथ ही यूज ऑफ मीडिया पॉलिसी को अपना के कंपनी ने मीडिया हाउसेस खरीदे जैसे चैनल 10, सकाल बेला, परामा टीवी, जिससे उन्होंने एक लेजिटिमेट इमेज बनाई। इतना ही नहीं, उनके पॉलिटिकल कनेक्शंस भी बहुत स्ट्रॉन्ग थे। श्रद्धा ने पॉलिटिकल लीडर्स और सेलिब्रिटीज को स्पॉन्सरशिप दिए। दुर्गा पूजा, फिल्म अवार्ड्स, फुटबॉल टीम्स तक में पैसा डाला गया। लोगों को लगता था इतना बड़ा ब्रांड और इतने बड़े लोग जुड़ गए हैं तो कंपनी तो बिल्कुल जेन्युइन ही होगी, पर असली कहानी तो कुछ और ही थी। 2012 के एंड तक श्रद्धा ग्रुप के ऊपर प्रेशर बढ़ने लगा, जिससे नए इन्वेस्टर्स आना कम हो गए, लेकिन पुराने इन्वेस्टर्स को पैसा तो देना था। इसके कारण कंपनी की लिक्विडिटी खत्म होने लगी। अप्रैल 2013 में श्रद्धा ग्रुप कोलैप्स कर गया, ब्रांचेस बंद होने लगी, एजेंट्स भागने लगे और लोगों का पैसा अटक गया। 15 अप्रैल 2013 को सुदीप्तो सेन गायब हो गया। फिर 23 अप्रैल 2013 को उन्हें जम्मू और कश्मीर में अरेस्ट कर लिया गया, अलोंग विथ दिबांशी मुखर्जी, श्रद्धा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। फिर सेबी और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी ने उनके अकाउंट्स फ्रीज कर दिए। जब ऑफिशियल डाटा सामने आया तो अराउंड 2460 करोड़ का फ्रॉड एस्टिमेट किया गया। इस स्कैम में 17 लाख लोगों का पैसा अटक गया। इतना ही नहीं, एजेंट्स और इन्वेस्टर्स ने सुसाइड तक कर लिया। मोर देन 40 सुसाइड केसेस रिपोर्ट हुए। जब श्रद्धा कोलैप्स हुआ तो सिर्फ एक फाइनेंशियल स्कैम नहीं, एक पॉलिटिकल अर्थक्वेक भी आया। श्रद्धा के पॉलिटिकल लिंक्स एक्सपोज होने लगे। कुछ एलिगेशन सामने आए कि कुछ तृणमूल कांग्रेस, टीएमसी के लीडर्स ने श्रद्धा से पैसे लिए हैं। एमपीज, मिनिस्टर्स और जर्नलिस्ट तक के नाम स्कैम में आए। मेजर इन्वेस्टिगेशंस को देखें तो सेबी से 2010 में लोगों को पहले से ही वार्निंग दी गई थी
कि कंपनी लीगल कलेक्टिव स्कीम चला रही है। ईडी ने 2013 में श्रद्धा ग्रुप के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस लगाए और फिर 2014 में पॉलिटिकल एंगल के इन्वेस्टिगेशन के लिए ये केस सीबीआई को हैंडओवर हुआ। इस केस में मेनली सुदीप्तो सेन, श्रद्धा के चेयरमैन, देवांशी मुखर्जी, श्रद्धा के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, कुणाल घोष टीएमसी के एमपी और मदन मित्रा फॉर्मर ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को अरेस्ट किया गया था। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कंपनी के फंड्स को लैंड्स, मीडिया और लग्जरी एसेट्स में इन्वेस्ट किया गया था। श्रद्धा ग्रुप के ऑफिस में कैश फील्ड बैग्स मिल रहे थे और मल्टीपल फेक कंपनीज के थ्रू उनका पैसा सर्कुलेट करता गया। इस स्कैम का नुकसान उन लोगों को हुआ जो बैंकिंग सिस्टम के बाहर थे, स्मॉल शॉपकीपर्स, फार्मर्स, रिटायर्ड एम्प्लॉयज। उनके लिए श्रद्धा सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं, एक ड्रीम था बेटर फ्यूचर का। जब कंपनी डूब गई, लोगों ने अपनी सेविंग्स, जमीन और सेल्फ रिस्पेक्ट को तक तोड़ के रख दिया। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने 500 करोड़ का रिलीफ फंड अनाउंस किया, पर रिफंड प्रोसेस स्लो थी। सेबी के पास ओनली 4 लाख वैलिड क्लेम्स आए। सीबीआई ने 100+ सेल कंपनीज ट्रैक की जहां पैसा रोटेट होता था। श्रद्धा स्कैम ने बंगाल में 300+ स्मॉल चिट फंड कंपनीज को बंद करवा दिया क्योंकि लोगों का भरोसा ही टूट गया था चिट फंड कंपनीज से। श्रद्धा स्कैम एक परफेक्ट एग्जांपल है कि कैसे फाइनेंशियल लिटरेसी और रेगुलेटरी लूपहोल्स मिलके एक डिजास्टर क्रिएट करते हैं। ये स्कैम मेनली इन 5 रीजंस के कारण ही पॉसिबल हो पाया था, जो कि है लैक ऑफ रेगुलेशन। उस टाइम चिट फंड्स को सेबी और आरबीआई के बीच के लीगल गैप में रखा गया था। श्रद्धा ने इसी लूपहोल का मिसयूज किया। सेकंड, इमोशनल सेलिंग। पॉवर्टी स्ट्रिकन एरियाज में क्विक वेल्थ का सपना सबसे बड़ा वेपन था। थर्ड, पॉलिटिकल सीट। हाई लेवल कनेक्शंस ने ईयर्स तक रेगुलेटर्स को एक्शन लेने से रोके रखा। फोर्थ, एब्सेंस ऑफ ऑडिट ट्रेल। मोस्ट इन्वेस्टमेंट कैश बेस्ड थे, उनका कोई डिजिटल रिकॉर्ड ही नहीं था। फिफ्थ, मीडिया मैनिपुलेशन। अपने ही न्यूज चैनल्स और न्यूज़पेपर्स में श्रद्धा ने अपनी इमेज बिल्डिंग की। श्रद्धा ग्रुप के कोलैप्स होने के बाद इंडिया में एक नया फाइनेंशियल अवेकनिंग आया। 2019 में गवर्नमेंट ने पास किया बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम एक्ट, जिससे ऐसे स्कैम फ्यूचर में रोके जा सकें। सुदीप्तो सेन अब भी जेल में है और 200+ केसेस उनके खिलाफ अभी तक चल रहे हैं। श्रद्धा ग्रुप के सारे एसेट्स ऑक्शन में गए, पर इन्वेस्टर्स को फुल रिफंड अब तक मिला ही नहीं है। श्रद्धा ने सिर्फ पैसा नहीं चुराया, बल्कि उसने लोगों का ट्रस्ट भी चुराया है। इस स्कैम से एक पूरे जनरेशन ने सीखा कि फाइनेंशियल ग्रोथ सिर्फ एडवर्टाइजमेंट और प्रॉमिस से नहीं होती, बल्कि ट्रांसपेरेंसी और रेगुलेशन से होती है। आज जब भी कोई नया चिट फंड या स्कीम आती है तो बंगाल के लोग पहले सोचकर इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि उन्हें श्रद्धा चिट फंड स्कैम याद है। श्रद्धा एक वार्निंग है, एक रिमाइंडर है कि पैसा कमाना आसान है और हर चमकने वाली चीज सोना नहीं हो सकती। अगर आप भी किसी स्कीम में पैसा इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हो तो बस अपने आप से एक क्वेश्चन जरूर पूछो, क्या ये सेबी के अंडर रजिस्टर्ड है? क्योंकि फाइनेंशियल सेफ्टी सिर्फ लॉ से नहीं, अवेयरनेस से भी बनती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में अपना ओपिनियन बता के हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। हर्षद मेहता स्कैम। 1992 में दलाल स्ट्रीट पर एक नाम बिजली की तरह चमक रहा था, हर्षद शांतिलाल मेहता। आम लोग उसे भगवान जैसा पूजने लगे क्योंकि उन्होंने आम आदमी को भी स्टॉक मार्केट में पैसा बनाने का सपना दिखाया। लेकिन जल्द ही सच सामने आया, एक ऐसा सच जिसने देश की फाइनेंशियल सिस्टम की नींव को ही हिला दिया। आज हम जानेंगे हर्षद मेहता की असली कहानी। एक इंसान, एक लेजेंड या एक विलन। कैसे एक चौल में पैदा होने वाला लड़का एक दिन इंडिया का सबसे पावरफुल स्टॉक ब्रोकर बन गया और फिर एक स्कैम ने उसका सब कुछ खत्म कर दिया। हर्षद शांतिलाल मेहता का जन्म 29 जुलाई 1954 को राजकोट, गुजरात में हुआ। जब वो छोटा था तो उनका परिवार मुंबई शिफ्ट हो गया। वो एक छोटी सी चौल में रहते थे जहां एक ही कमरे में पूरा परिवार गुजर बसर करता था। हर्षद पढ़ाई में ज्यादा तेज नहीं था, लेकिन उसके अंदर एक अलग ही जुनून था बड़े सपने देखने का। चौल में बचपन से ही हर्षद का पैशन था पैसे और रिच लाइफस्टाइल को लेकर। उसे लगता था कि एक दिन वो भी अपनी फैमिली को गरीबी से निकालकर अपना एक बड़ा नाम जरूर बनाएगा। हर्षद ने लाला लाजपत राय कॉलेज मुंबई से कॉमर्स की डिग्री ली। ग्रेजुएशन के बाद उसने सेल्समैन की नौकरी भी की। सीमेंट, हाउसरी और इंश्योरेंस तक बेचा, लेकिन इन जॉब्स में उसे वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिला जो उसके सपनों में था। हर्षद के लिए असली एक्साइटमेंट थी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। शाम को वो स्टॉक ब्रेकर्स की बातें सुनता था और धीरे धीरे उसने समझना शुरू किया कि मार्केट के अंदर पैसा कैसे सर्कुलेट होता है। 1970s के एंड तक उसने एक ब्रोकरेज फर्म में जॉब ले ली। यहाँ उसका काम छोटा था, पर हर्षद हर दिन एक नया ट्रिक सीखता।
धीरे धीरे उसने कनेक्शंस बनाए और फिर खुद का अपना ब्रोकरेज फर्म खोला, ग्रो मोर रिसर्च एंड एसेट मैनेजमेंट। 1980s के दौर में इंडिया की इकोनॉमी अभी लिबरलाइज नहीं हुई थी, स्टॉक मार्केट रिस्ट्रिक्टेड था, लेकिन हर्षद ने एक लूपहोल ढूंढ निकाला। उसने बैंक्स के रेडी फॉरवर्ड RF डील्स और बैंक रिसिप्ट BRS का मिसयूज करना शुरू किया। नॉर्मली RF डील्स एक शॉर्ट टर्म लोन होता है जिसमें बैंक एक सिक्योरिटी बेचकर फिर खरीद लेती है, लेकिन हर्षद ने फोर्ज्ड बैंक रिसिप्ट बनवाकर बैंक का पैसा स्टॉक मार्केट में लगाया और जब पैसा स्टॉक मार्केट में आया तो हर्षद ने ACC, स्टारलाइट और रिलायंस जैसे शेयर्स में इन्वेस्टमेंट की। आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट हुई और शेयर प्राइस रॉकेट की तरह ऊपर गए। हर्षद के ट्रेडिंग से सेंसेक्स ने पहली बार 1000 पॉइंट्स क्रॉस किए। आम इन्वेस्टर्स ने सोचा हर्षद मेहता एक जीनियस है जो सबको अमीर बना रहा है। हर्षद मेहता सिर्फ पैसा नहीं कमा रहा था बल्कि उसे ओपनली दिखाता भी था। उसने वॉरली में एक सी फेसिंग पेंट हाउस लिया, 15 लग्जरियस कार्स का कलेक्शन बनाया जिसमें इंडिया की पहली इंपोर्टेड लेक्सस LS 400 भी थी। उसकी ऑफिस पार्टीज में पॉलिटिशियंस और फिल्म स्टार्स भी आते थे। टीवी शोज और न्यूज़पेपर उसे द अमिताभ बच्चन ऑफ स्टॉक मार्केट कहने लगे। आम लोग हर्षद को अपना रोल मॉडल मानते थे। हर एक इन्वेस्टर सोचता था अगर हर्षद शेयर रिकमेंड करे तो उसमें पैसा लगाओ और लखपति बन जाओ। लेकिन कहानी का असली ट्विस्ट 1992 में आया। जर्नलिस्ट सुचेता दलाल ने एक्सपोज किया कि हर्षद मेहता ने 4000 करोड़ का स्कैम किया है। बैंक्स के फोर्ज्ड BRS यूज करके उसने पैसा स्टॉक मार्केट में लगाया और जब शेयर्स पंप होते गए तो उसने उन्हें बेचकर करोड़ों रुपए कमाए। लेकिन जब ये फ्रॉड पकड़ा गया स्टॉक मार्केट एकदम क्रैश हो गया। लाखों इन्वेस्टर्स के पैसे डूब गए। जो कल तक हर्षद को भगवान मानते थे आज वही उसे चोर कहने लगे। हर्षद ने अपने स्कैम के लिए सिर्फ अपना दिमाग नहीं लगाया था, उसके कनेक्शंस बहुत बड़े थे। बैंकर्स, पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स उसके साथ खड़े थे। कई लोग मानते हैं कि बिना उनके सपोर्ट के इतना बड़ा स्कैम पॉसिबल ही नहीं था। हर्षद ने खुद कोर्ट में कहा था मैं अकेला नहीं था, पूरा सिस्टम मेरा साथ दे रहा था। ये लाइन हिस्ट्री में हमेशा याद रखी जाएगी। स्कैम के एक्सपोज होते ही हर्षद मेहता को CBI ने अरेस्ट कर लिया। उसके खिलाफ 70+ क्रिमिनल केसेस फाइल हुए। उसका एम्पायर गिर गया, घर बिक गया, कार चली गई। 1999 में वो जेल गया, बेल पे निकला और फिर केसेस चलते रहे। लेकिन 31 दिसंबर 2001 को हर्षद मेहता को जेल में हार्ट अटैक आया और 47 साल की उम्र में उसकी मौत हो गई। उसके साथ ही एक एरा भी खत्म हो गया। आज भी लोग डिबेट करते हैं क्या हर्षद सिर्फ एक फ्रॉड था, ये एक विजनरी जो सिस्टम के लूपहोल्स का यूज कर रहा था। कई एक्सपर्ट्स कहते हैं अगर सिस्टम ट्रांसपेरेंट होता और करप्शन कम होता तो हर्षद इंडिया का वॉरेन बफेट बन सकता था। लेकिन ग्रीड और पावर ने उसकी कहानी को एक ट्रेजेडी बना दिया। तो दोस्तों ये थी हर्षद मेहता की असली कहानी। एक इंसान जो एक तरफ बिग बुल था और दूसरी तरफ स्कैमर। उसने आम आदमी को स्टॉक मार्केट का सपना दिखाया लेकिन उनका भरोसा भी तोड़ा। लेकिन इंडिया में सिर्फ एक यही स्कैम बस नहीं था, आगे और भी स्कैम्स हुए जो देश को झंझोर गए। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे केतन परेख 2001 1000 करोड़ स्कैम जिसने पूरे भारत की इकोनॉमी का विश्वास हिला दिया, जिसे आप एंड स्क्रीन में क्लिक करके देख सकते हो। दोस्तों अगर आपको हमारी ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो सिर्फ देखकर मत जाइए, एक छोटी सी क्लिक से आप हमारे मिशन को बड़ा बना सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको इंडिया के बिजनेस, फाइनेंस, स्कैम्स और उनके हिडन ट्रुथ्स की ऐसे ही डॉक्यूमेंट्रीज मिलती रहे। बेल आइकन दबाना ना भूलें क्योंकि अगला धमाका आप मिस नहीं करना चाहोगे। तो जुड़ जाओ हमारे साथ क्योंकि यहाँ नॉलेज है, रिसर्च है और वो कहानियां जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगी। कमेंट्स में अपना फीडबैक जरूर छोड़ो क्योंकि आपका एक कमेंट, एक आइडिया हमारी अगली कहानी की शुरुआत बन सकता है। पंजाब नेशनल बैंक 2.0 स्कैम, भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड। एक देश जहां लोग अपनी मेहनत की कमाई को बैंक्स में सुरक्षित समझते हैं, वही देश 2019 में फिर से हिल गया। पंजाब नेशनल बैंक, जिसे अभी नीरव मोदी स्कैम से संभलने का मौका भी नहीं मिला था, वो फिर से एक नए फ्रॉड के जाल में फंस गया। 4300 करोड़ रुपए का एक ऐसा घपला जिसमें बैंकिंग सिस्टम ने खुद अपने भरोसे को तोड़ दिया। 2018 के नीरव मोदी और मेहुल चौकसी के 14000 करोड़ के स्कैम ने पंजाब नेशनल बैंक को घुटनों पर ला दिया था। लेकिन क्या सिस्टम ने इस स्कैम से कुछ सीखा? लगता है नहीं, क्योंकि एक साल बाद 2019 में हिस्ट्री ने खुद को रिपीट किया और इस बार की कहानी में कोई डायमंड नहीं बल्कि कॉर्पोरेट लोन्स थे। 2019 का ये स्कैम एक एलोब्रेट वेब था। इस बार कल्प्रिट कोई सेलिब्रिटी बिजनेसमैन नहीं था बल्कि एक कॉर्पोरेट बोरोवर ग्रुप जिसे भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड के नाम से सब जानते थे। कंपनी ने पंजाब नेशनल बैंक के साथ मिलकर फेक बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इन्फ्लेटेड टर्नओवर और फोर्ज डॉक्यूमेंट्स के थ्रू 4300 करोड़ रुपए तक का लोन ले लिया। उन्होंने बैंक्स को बताया कि उनका बिजनेस बूमिंग है, प्रोडक्शन रिकॉर्ड्स, एक्सपोर्ट्स,
सब कुछ फेक बना दिया गया और पंजाब नेशनल बैंक ने बिना क्रॉस वेरिफिकेशन के इनका भरोसा कर लिया। इस स्कैम का सबसे डेंजरस हिस्सा था उसका लेयरिंग प्रोसेस। फेक कंपनीज के थ्रू पैसा एक से दूसरे अकाउंट में घुमाया गया ताकि एंड में ट्रेल ट्रैक करना मुश्किल हो जाए। ऐसे लग रहा था जैसे पूरे कॉर्पोरेट थिएटर चल रहा हो, जहां हर एक्टर अपना रोल प्ले कर रहा था, अकाउंटेंट, मैनेजर, ऑडिटर और बाकी सब। आरबीआई की रिपोर्ट्स की माने तो भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड ने पंजाब नेशनल बैंक को 4,300 करोड़ रुपए तक का लॉस दिया। और भी बैंक्स जैसे एसबीआई, यूको बैंक और इलाहाबाद बैंक को भी बहुत इम्पैक्ट हुआ। सीबीआई ने जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया तो डॉक्यूमेंट्स में छुपी हुई सच्चाई सामने आ गई। फेक इनवॉइसेस, ओवर वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स और सिपोनिंग ऑफ फंड्स, ये सब कुछ एक क्लासिक व्हाइट कॉलर क्राइम के मैनुअल जैसा लिखा गया था। पंजाब नेशनल बैंक ने सीबीआई को कंप्लेंट दी और स्कैम का नाम रखा गया पंजाब नेशनल बैंक फ्रॉड 2.0। पंजाब नेशनल बैंक के शेयर्स 10% तक गिर गए, मार्केट में पैनिक फैल गया। गवर्नमेंट ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया और आरबीआई ने बैंक्स को स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग लगाने का ऑर्डर दिया। लेकिन सवाल ये था, क्या इसकी कोई अकाउंटेबिलिटी होगी? क्या इस स्कैम के लिए कोई जिम्मेदार थे? रियलिटी ये थी कि कई लोग या तो रिजाइन कर गए या इन्वेस्टिगेशन के दौरान एब्सेंट हो गए। पब्लिक फिर से कंफ्यूज हो गई, क्या हमारा पैसा सुरक्षित है भी या नहीं? एक स्कैम सिर्फ पैसा नहीं चुराता बल्कि लोगों का विश्वास भी चुरा लेता है। पंजाब नेशनल बैंक के 4,300 करोड़ रुपए के घपले ने इंडियन बैंकिंग सेक्टर की क्रेडिबिलिटी को हिला दिया। फॉरेन इन्वेस्टर्स कॉशियस हो गए और गवर्नमेंट ने प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन जैसे इनिशिएटिव्स फिर से एक्टिव किए। 2015 से 2020 तक इन 5 सालों में इंडियन बैंक्स में 53,000 करोड़ से ज्यादा के फ्रॉड लोन्स रिपोर्ट हुए और उनमें से एक था पंजाब नेशनल बैंक 2.0 स्कैम। तो इस स्कैम से हम सबको क्या सीख मिलती है? पहली, ट्रांसपेरेंसी बिना ट्रस्ट का कोई मतलब नहीं। दूसरा, कॉर्पोरेट गवर्नेंस सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए नहीं है, सर्वाइवल के लिए भी होनी चाहिए। और तीसरा, सिस्टम तब तक सेफ नहीं है जब तक अकाउंटेबिलिटी पर्सनल नहीं बनाई जाती। पंजाब नेशनल बैंक ने सिस्टम को सिक्योर करने के नए स्टेप्स लिए, लेकिन लोगों का भरोसा वापस पाना मुश्किल है, क्योंकि एक बार जब विश्वास टूट जाता है तो सिर्फ पैसा नहीं, एक देश का अस्तित्व भी हिल जाता है। स्कैम्स आते जाते रहेंगे लेकिन देश तब तक मजबूत नहीं होगा जब तक हम सिस्टम के सवालों का सामना नहीं करते। दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब करो और आपका इस स्कैम के लिए क्या ओपिनियन है कमेंट करो। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। आप लोगों का इस वीडियो को लेकर क्या ओपिनियन है हमें कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आप ऐसे ही इंडिया के बड़े बड़े स्कैम्स को फुल डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमने इसके लिए एक प्लेलिस्ट बनाया है जिसे आप एंड स्क्रीन में क्लिक करके देख सकते हो। उस प्लेलिस्ट में हमने सभी स्कैम को फुल डिटेल्ड में एनालाइज करके डाटा के साथ बनाया है जिसे आप इजीली समझ सकते हो। मिलते हैं वहाँ। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।